I hope I am audible to you. Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Hello. Hello. हाँ हाँ बोलिए. एक 8 बजे के बाद फोन करो. 8 बजे के बाद. हेलो. गुड इवनिंग टू ऑल. गुड इवनिंग टू ऑल. Good evening to all. I hope I am audible to you. So today we'll discuss the another 30 questions from last year paper. So in the last lecture, what we have seen? In the last lecture we have seen these 30 questions. Okay? And now that was a super 30 class 1, and now it is a super 30 class 2, because we are discussing the 30 questions in every class, and these are the questions which are very important for your upcoming GPAT Niper DI Pharmacist exam. So, and I am going to explain these MCQs to you in a superb manner. That's why I have given the name Super 30 MCQs. Super 30 MCQs class 2nd. Right? We have already seen a Super 30 MCQ in a class 1. That means 30 questions we have already covered, and next 30 these are the questions. ठीक है, तो 30 questions already हमने देखे हैं. ये 30 questions next part है. तो likewise that up to the GPAT जितने हो सके उतने ये super 30 questions के क्लास में दूंगा. Right? तो let's see. So, first question for today's session. First question for today's session is, which of the following are which of the following are in process quality control test for tablet. Right? देखो क्वेश्चन पूछा है which of the following are in process, मतलब during the tableting process, in process quality control test for tablet, in process QC test for tablet. ठीक है, तो आपको ऑप्शन ए दिया है जीटा साइजिंग टेस्ट, ऑप्शन बी दिया है डिसोल्यूशन टेस्ट, ऑप्शन सी दिया है हार्डनेस फ्राइबिलिटी एवरेज वेट, ऑप्शन डी दिया है ड्रग कंटेंट एंड पंक्चर टेस्ट. देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट्स. टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग में इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कौन से? ऑप्शन ए दिया है जीटा साइजिंग टेस्ट, ऑप्शन बी दिया है डिसोल्यूशन टेस्ट, ऑप्शन सी दिया है हार्डनेस फ्राइबिलिटी एवरेज वेट, एंड ऑप्शन डी दिया है ड्रग कंटेंट पंक्चर टेस्ट. तो आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करना है. अगर आपका करेक्ट है तो इट्स ओके, अप्रिशिएबल है. अगर रॉन्ग है तो डजंट मैटर, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. तो देखो क्वेश्चन में पूछा है कि इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट. ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग मतलब बिफोर द फिनिश्ड प्रोडक्ट और बिफोर द पैकिंग ना. टैबलेट पंचिंग तो हो गया है, टैबलेट कॉम्प्रेशन तो हो चुका है, बट अभी पैकिंग बाकी है. तो फाइनली स्ट्रिप पैकिंग या फिर बॉटल पैकिंग जो भी है वो बाकी है. तो वो टैबलेट सब सही से बना है नहीं, उसका टेस्ट करना है. इसको बोलते हैं इन प्रोसेस QC, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल. सो एक्चुअली इट इज़ अ पार्ट ऑफ QA ओनली. तो इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस होता है, IPQA बोलते हैं उसको. तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ IPQA. So before packaging of the tablet, some tests are done. So these are nothing but the hardness test is done, then friability is done, and average weight is done. So option C is the correct answer for this question, क्योंकि हार्डनेस तो वगैरह चेक करते हैं बिकॉज ज़्यादा हार्ड हो गया तो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा. फ्राइबिलिटी चेक करते हैं, ज़्यादा फ्राइबल होगा तो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन वो टैबलेट का वेट लॉस होगा. एवरेज वेट चेक करते हैं टू इंश्योर द कंटेंट इन वॉमिटिंग. राइट. तो इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट्स आर नथिंग बट द हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, एवरेज वेट. राइट. तो दीज आर आल्सो फिनिश्ड प्रोडक्ट टेस्ट. ये फिनिश्ड प्रोडक्ट भी होते हैं, इसमें डिसोल्यूशन भी आता है ना, हार्डनेस आता है, फ्राइबिलिटी आता है, एवरेज वेट, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, उसके बाद में साइज भी आता है, साइज है ना. बट हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, एवरेज वेट
in this question these are the in process quality control test for tablet. Okay, clear. नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते. अल्फा 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 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली. तो ये अल्फा अल्फा क्या है? तो अल्फा अल्फा द क्वेश्चन इज फ्रॉम न्यूट्रोस्टिकल्स. तो न्यूट्रोस्टिकल्स नया पार्ट ऐड किया है आपको, इसका ये क्वेश्चन है. तो अल्फा अल्फा ग्रास और अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली. तो अल्फा अल्फा एक न्यूट्रोस्टिकल है, इसमें आपको विटामिन वगैरह मिलते हैं पूरे, विटामिन ए डी ई के, लिपिड सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन, वो उसका कंटेंट होता है केमिकल कंस्टिट्यूएंट में. तो दिस द फैमिली ऑफ दिस अल्फा अल्फा क्लास इज नथिंग बट द लेगुमिनासी. ये लेगुमिनासी, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा. जस्ट गो एंड सर्च इन द न्यूट्रोस्टिकल चैप्टर और जस्ट गो इन द एंड सर्च इन द गूगल अल्फा अल्फा ग्रास. Details will come to you, the plant, the family, and active constituent and all that. Okay, now that is a simple question. Question number 8 देख लो. Name the following drug molecule. Right? तो from last few years, जैसे GPAT 21, 20, 22, 23, ये 2-4 साल से इन्होंने एक नया ट्रेंड चालू किया है क्या? They used to give you structure and they used to ask you the name of structure. तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया आपको, name the following ड्रग मॉलिक्यूल. तो ये किसका स्ट्रक्चर ऐसा पूछा है. ऑप्शन ए में दिया है क्लोराम्ब्यूसिल, ऑप्शन बी में दिया है मेक्लोरेथामाइन, ऑप्शन सी दिया है आपका विनक्रिस्टिन, ऑप्शन डी दिया है आपका 6 मार्केप्टोप्यूरिन. तो देखो ये किसका स्ट्रक्चर है, 1 बाय 1 ऑप्शन लगा लेते हैं पहले. तो देखो क्लोराम्ब्यूसिल, जब क्लोराम्ब्यूसिल ये नाम लेते हो तो आपको क्या दिखता है, डजेंट मैटर, आपने कुछ स्टडी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है ना, तो आप ब्लैंक हो ऐसे समझिए. तो क्या दिखता है, देखो क्लोराम्ब्यूसिल, क्लोराम्ब्यूसिल, क्लोर दिख रहा है, मतलब क्लोरीन दिख रहा है. ब्यूसिल, ब्यूसिल मतलब क्या है, कुछ ब्यूटेन टाइप आ रहा है ना, कुछ ब्यूटेन टाइप. तो क्लोराम्ब्यूसिल मतलब क्लोरीन ग्रुप भी है उसमें एंड ब्यूटेन है उसमें, और ब्यूटेन है आइदर ब्यूटेन होगा या ब्यूटेरिक एसिड होगा, है ना, मतलब 4 कार्बन एटम वाला कुछ ना कुछ है. तो क्लोराम्ब्यूसिल मतलब क्या, तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में है क्या कुछ 4 कार्बन एटम वाला, 4 कार्बन एटम वाला है ही नहीं. देखो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, बाद में अमाइन. तो ये क्या है ना, क्लोरोइथाइल अमाइन. इट इज अ क्लोरोइथाइल अमाइन. यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है. तो इसका आईपैक नेम अगर आपने देखेंगे तो क्या रहेगा इसका आईपैक नेम, एन इंटू क्या है, एन इंटू क्लोरोइथाइल, 2 क्लोरोइथाइल, एन इंटू 2 क्लोरोइथाइल, अगेन एन इंटू 2 क्लोरोइथाइल, एन इंटू क्लोरोइथाइल, और उसके बाद में 2 क्लोरो, है ना, मिथाइल इथेनामाइन, मिथाइल इथेनोलामाइन. तो इथेनामाइन है ना, देखो CH2 एंड ये अमाइन, तो इथेनामाइन है, तो मिथाइल इथेनामाइन. तो 2 क्लोरोइथाइल, एन इंटू 2 क्लोरोइथाइल, 2 क्लोरो, है ना, 1 मिथाइल इथाइलामाइन. तो इससे क्या दिखता है आपको, देखो इसमें, है ना, क्लोरो तो है ना, क्लोरो इथेनामाइन. तो इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मेक्लोरेथामाइन. तो विदाउट आपने अगर कुछ ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं किया है तो भी आप स्ट्रक्चर को लगा सकते हो, स्ट्रक्चर को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, यू कैन प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर. ठीक है. तो क्लोराम्ब्यूसिल में आपको दिख रहा है क्लोरीन तो है, लेकिन ब्यूसिल मतलब क्या है, यहाँ पे कोई ब्यूटेन होगा या फिर ब्यूटाइल ग्रुप होगा. तो क्लोराम्ब्यूसिल में भी क्या है कि, है ना, क्लोराम्ब्यूसिल के स्ट्रक्चर में भी ये है, कौन सा, कि क्लोराम्ब्यूसिल की स्ट्रक्चर में भी डाइक्लोरोइथाइल अमाइन है, मतलब एन इंटू डाइक्लोरोइथाइल, ये है एन इंटू डाइक्लोरोइथाइल, लेकिन वहाँ पे फिनाइल देंगे, एन इंटू डाइक्लोरोइथाइल फिनाइल, है ना, ब्यूटारिक एसिड है, दैट इज क्लोराम्ब्यूसिल. यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है मेक्लोरेथामाइन का. राइट. सो विनक्रिस्टिन का स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है कि विनक्रिस्टिन क्या है, विनक्रिस्टिन इज नथिंग बट द, इट इज अगेन एंटी कैंसर. ये सभी एंटी कैंसर ड्रग है, क्लोराम्ब्यूसिल, मेक्लोरेथामाइन, विनक्रिस्टिन, है ना, मार्केप्टोप्यूरिन. देखो है ना यहाँ पे. तो विनक्रिस्टिन क्या है, इट इज अ इंडोल अल्कोलाइड. तो इंडोल है क्या स्ट्रक्चर में नहीं, तो इस ये विनक्रिस्टिन का ऑप्शन तो चला जाएगा. मार्केप्टोप्यूरिन, प्यूरिन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है ना,
प्यूरिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, 1,6 है ना, सॉरी 1,3 नाइट्रोजन, 6 मेंबर रिंग, उसको अटैच एक और एक मेंबर रिंग आता है 5 मेंबर रिंग, उसमें 1,3 नाइट्रोजन है ना, मतलब पिरिमिडिन प्लस इमिडाजोल कॉम्बिनेशन जो है उसको प्यूरिन बोलते हैं अपन, तो ये तो नहीं है। सो इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मेक्लोरोइथामाइन, मेक्लोरोइथामाइन, स्ट्रक्चर ऑफ मेक्लोरोइथामाइन। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम। देखो ये क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार ऑलरेडी आ चुका है जीपैट में, नाइपर में भी आता है ये क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे, अलग तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2-4 बार आ चुका है, जैसे मैंने बोला है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन द एसिडिक मीडियम। देखो इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या है वो पता होना चाहिए आपको पहले, व्हाट डू मीन बाय इक्विवेलेंट वेट। सो है ना, इन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इफ यू गो इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, तो वहाँ पे इक्विवेलेंट वेट टर्म आता है आपको, और इन जनरल आल्सो ड्यूरिंग द इनिशियल इंफॉर्मेशन, जब आप वॉल्यूमेट्रिक पढ़ते हो तो उसमें पहले भी दिया होता है कि व्हाट इज मोलैरिटी, व्हाट इज नॉर्मेलिटी, है ना, व्हाट इज मोलैलिटी, व्हाट इज फॉर्मेलिटी, ये सब टर्म्स है उसमें। मोलैरिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, फॉर्मेल है ना, नॉर्मेलिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ, है ना, नंबर नॉर्मल वेट पर लीटर। तो नॉर्मल वेट कैसे होता है, मोलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेसेबल और नंबर ऑफ OH रिप्लेसेबल। तो इन केस ऑफ अदर टाइट्रेशन तो मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ये टर्म यूज होते, बट इन केस ऑफ योर ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन तो इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन फॉर पोटेशियम परमैंगनेट और सेरिक अमोनियम सल्फेट, ये कैसे कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेबल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, तो उसके बेसिस पे तो मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड और डोनेटेड। तो इन केस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट तो इन एसिडिक मीडियम, अगर मीडियम एसिडिक है ना, तो इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम इफ यू चेक द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट विल लूज ए 5 इलेक्ट्रॉन्स, will lose a 5 electrons, right? That's why in case of potassium permanganate in an acidic medium, so molecular weight divided by 5 will be the equivalent weight. तो इसका molecular weight कितना है पोटेशियम परमैंगनेट का, 158, molecular weight है आपका 158 divided by 5, so it will come to the 31.6, it will come to the 31.6, तो इतना आएगा वो 31.6, है ना, इन एसिडिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम में जाओगे, इफ देयर इज अ बेसिक मीडियम एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, अगर बेसिक मीडियम में जाओगे, बेसिक मीडियम में, राइट, इन दैट केस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेसेबल और इज नथिंग बट द 3, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेस होते हैं। So if you divide 158 by 3, so that will come to the 51.6. Yeah. So in case of acidic medium, the equivalent weight of potassium permanganate is a 31.6. यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, 31.6, ठीक है। देन यहाँ पे करेक्ट आंसर था मेक्लोएथामाइन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन जैसे मैंने बोला है ये 2-3 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वॉल्यूमेट्रिक का, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मोस्ट सुटेबल टेस्ट फॉर डिजिटोक्सोज, द मोस्ट सुटेबल टेस्ट फॉर डिजिटोक्सोज। अभी ये क्वेश्चन भी कम से कम 4 बार आ चुका है, एटलीस्ट 4 टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन अ डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है जीपैट एग्जाम में, तो ऑलरेडी 4 टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सो क्वेश्चन इज नथिंग बट द मोस्ट सुटेबल टेस्ट फॉर डिजिटोक्सोज। डिजिटोक्सोज क्या है, तो इट इज अ शुगर फाउंड इन द डिजिटोक्सिन, इट इज अ शुगर फाउंड इन द ग्लाइकोसाइड, डिजिटल इज ग्लाइकोसाइड, शुगर फाउंड इन द डिजिटल इज ग्लाइकोसाइड, तो राइट, एंड फॉर दैट बेस्ड ऑन दैट देयर इज वन स्पेसिफिक टेस्ट, है ना। अगर आपने ग्लाइकोसाइड के टेस्ट वगैरह देखे, सो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड्स, तो उसमें कौन से टेस्ट है, उसमें आपका
बालजेट टेस्ट है उसमें, उसमें ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट है, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट उसमें नहीं है ना, बालजेट टेस्ट है, हैगर टेस्ट है उसमें, केलर किलानी टेस्ट है। तो जो केलर किलानी टेस्ट है, इट इज अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजिटोक्सिस विच इज फाउंड इन द डिजिटोक्सिन। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, केलर किलानी टेस्ट। बालजेट टेस्ट एंड केलर किलानी टेस्ट, ये दोनों टेस्ट ग्लाइकोसाइड के लिए, ये दोनों टेस्ट कौन से, ये दोनों टेस्ट अल्कोलॉइड्स के लिए। दीज टू हैगर्स टेस्ट मीन्स पिक्रिक एसिड होता है इसमें, ड्रैगन ड्रॉप मतलब पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड होता है। तो ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट एंड हैगर्स टेस्ट, दे आर टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोलॉइड्स, ये दोनों अल्कोलॉइड के लिए है। एंड बालजेट टेस्ट, केलर किलानी टेस्ट, ये ग्लाइकोसाइड के लिए और स्पेसिफिकली कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए, लेकिन यहाँ पे डिजिटोक्सोज पूछा है, तो स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजिटोक्सोज is nothing but the Keller Kilani test. Keller Kilani test is the specific test for identification of digitoxin. तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट के दो, तो ऑलरेडी 2-3 बार पूछा है ये, राइट, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Antioxidant which are obtained from the desert plant and shows synergistic action with the citric acid. तो ये जो क्वेश्चन है GPAT 24 में जो आया है, दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम योर न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स में से ये क्वेश्चन आ चुका है, ये नया पार्ट है, कुछ नया डाला है मैंने। तो एंटीऑक्सीडेंट which are obtained from a desert plant and show synergistic action with the citric acid। तो अगर आपने जस्ट गूगल भी किया ये टर्म नॉर डायहाइड्रो गाउरेटिक एसिड, nor dihydrogauriatic acid, so that is nothing but it is a antioxidant, it is a flavonoid compound, actually polyphenol compound है। BHA मतलब butyrated hydroxy anisole होता है, मैलिक एसिड तो समझना है, टोकोफेरॉल इज आल्सो एंटीऑक्सीडेंट, तो ये दो नहीं है, मैलिक एसिड तो एंटीऑक्सीडेंट है नहीं, तो ये BHA एंड टोकोफेरॉल, ये तो टोकोफेरॉल तो एनिमल सोर्स से आता है, BHA ये सिंथेटिक है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए रहेगा, ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट करना है आपको ना। BHA मतलब क्या, ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, टोकोफेरॉल मतलब क्या, विटामिन ई है ना। तो ये दो ऑप्शन तो आपको नहीं होना चाहिए, क्यों कि टोकोफेरॉल इज एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स, BHA इज सिंथेटिक, मैलिक एसिड तो एंटीऑक्सीडेंट है नहीं, तो बचा ये, तो नॉर डायहाइड्रोगायरेटिक एसिड, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए डेजर्ट प्लांट, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए डेजर्ट प्लांट which will show a synergistic action with the citric acid as an antioxidant, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट, है ना। Which of the following meal is based upon the mechanism of impact and attrition for size reduction। देखो ये क्वेश्चन तो डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन है, जैसे मैं बोलता हूँ, लास्ट टाइम भी बोला था, GPAT 24 का एग्जाम जो लिया है, GPAT 24 का जो पेपर लिया है PCI ने, that was just a practice match of your pharmacy exit exam। तो जो फार्मेसी एग्जिट एग्जाम वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसका ही एक जस्ट प्रैक्टिस मैच बोल के उन्होंने टेस्ट लिया था GPAT का। दैट्स वाई लास्ट ईयर जो मेरिट था वो बहुत ज़्यादा हाई गया था, बिकॉज क्वेश्चन वॉज वेरी इजी। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मील इज बेस्ड अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। अब ये डिप्लोमा लेवल का ही क्वेश्चन है ना, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन कौन से मिल का मैकेनिज्म, सिंपल है भाई। ऑप्शन ए में दिया है हैमर मिल, ऑप्शन बी दिया है रोलर मिल, ऑप्शन सी दिया है फ्लूइड एनर्जी मिल, ऑप्शन डी दिया है कोलाइडल मिल। देखो हैमर मिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इम्पैक्ट, ठीक है, ठीक है। रोलर मिल का मैकेनिज्म ऑफ क्या है, एट्रिशन है, और उसका है कॉम्प्रेशन। रोलर मिल का एट्रिशन कॉम्प्रेशन है। फ्लूइड एनर्जी मिल का है ना, फ्लूइड एनर्जी मिल का क्या है इसका, तो इन दिस impact and attrition both are there। colloidal mill में क्या है, again there is a crushing, there is a है ना compression and crushing। तो what is the correct answer then, obviously fluid energy mill। और याद रखना there is one more mill, ball mill में भी क्या होता है, impact and attrition होता है। तो ball mill and fluid energy mill both has a impact and attrition as a mechanism for size reduction। ये ऑलरेडी अपन ने है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी
इफ यू डोंट नो गो एंड विजिट माय यूट्यूब चैनल, ऑल द लेक्चर्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, which of the following climatic zones can be categorized into hot and dry zone। ये क्वालिटी एश्योरेंस का आपका एक क्वेश्चन है ना, या फिर आप ये क्वेश्चन इसमें भी पा सकते हैं, इसमें ना स्टेबिलिटी एनालिसिस में। तो which of the following climatic zone can be categorized into dry and hot। देखो climatic zones, whole world, the countries of the world, they are divided into 4 and one more 5 climatic zones। So there are 5 climatic zones, so in which countries are divided। जैसे for example zone 1 क्या है, zone 1 is nothing but the temperate zone। Zone 1 is a temperate zone। Zone 2 is a subtropical zone। Subtropical zone। Zone 3 is a dry and hot zone, and zone 4 is it is nothing but a tropical tropical zone। Zone 4 is a tropical zone। मतलब zone 1 क्या है, zone 1 is known as temperate zone। टेम्परेट जोन, इसमें कुछ कंट्रीज भी आते हैं, वो कंट्रीज वो आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको भी कुछ ना कुछ करना है, गो एंड रीड व्हाट आर द कंट्रीज प्रेजेंट जोन। अगर नहीं मालूम तो आप मेरे बुक में से पढ़ सकते हो, आई हैव गिवन ऑल द लिस्ट, है ना। जोन 1 इज अ टेम्परेट जोन, जोन 2 इज अ सब ट्रॉपिकल जोन, जोन 3 इज अ हॉट एंड ड्राई जोन, जोन 4 इज अ ट्रॉपिकल जोन, एंड जोन 5 इज देयर ऑल्सो known as a hot and humid zone। Zone 5 is also there, so hot and humid। These are the zones for the stability testing, ठीक है। तो ये भी मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, एटलीस्ट 3-4 टाइम्स। आपको इसको प्रॉपरली करना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ना, जैसे मैंने पहले भी 2 क्वेश्चन के बारे में बोला है। तो ये क्वेश्चन इफ यू सी द प्रीवियस ईयर्स पेपर, क्वेश्चन ऑलरेडी अलग अलग तरीके से पूछा है। सो रिमेंबर, सो आंसर इज नथिंग बट द ऑप्शन ए, zone 3। in this case option A was the answer, in this case option C was the answer। now next question we'll see, which of the following drug is having 1,3,4 thiazole ring system। which of the following drug is having 1,3,4 thiazole ring system। मतलब क्या, एक 5 मेंबर्ड रिंग है, उसमें क्या है, सल्फर है, एक हेटेरो एटम, उसको नंबर 1 है, 3rd कार्बन की जगह नाइट्रोजन है एंड 4 पे नाइट्रोजन। सो 1,3,4 thiazole, ऐसा कौन सा रिंग सिस्टम है ना। तो which of following this drug will have this system 1,3,4 thiazole system। तो है ना, तो चलो ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए में दिया एस्टाजोलामाइड, ऑप्शन बी है डाइक्लोरोफेनामाइड, ऑप्शन सी में दिया है फ्यूरोसेमाइड, ऑप्शन डी में दिया है स्पाइरोनोलैक्टोन। देखो स्पाइरोनोलैक्टोन क्या है, इट इज अ स्टीरॉइड, ठीक है, स्टीरॉइड है, स्टीरॉइड है, तो ऑब्वियसली इसमें रिंग कौन सा होगा, स्टीरॉइड, ये ऑप्शन तो आया, ठीक है। अभी देखो फ्यूरोसेमाइड, अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं, स्टिल यू कैन प्रेडिक्ट द आंसर, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। अभी देखो फ्यूरोसेमाइड आपको बोलता है, कुछ ना कुछ बोलता है, उसको पूछो क्या है भाई, क्या है भाई, क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है मेरे स्ट्रक्चर में क्या है, फ्यूरो मतलब क्या, फ्यूरान, मेरे स्ट्रक्चर में फ्यूरान है। आपको क्या पूछा है, 1,3,4 thiazole, ये भी ऑप्शन गया। अभी देखो ऑप्शन बी में क्या दिया है, डाइक्लोरोफेनामाइड, है ना। मतलब ये क्या दर्शाता है आपको, ये स्ट्रक्चर क्या बोलता है, उसको पूछने का, 2 टपली मारने का, उसको बोलने का, बोल चल क्या है तेरे में, ये बोलता है मेरे में क्या है, 2 क्लोरीन ग्रुप है डाइक्लोरो, और एक फिनाइल रिंग है फेना, एंड मैं अमाइड हो, डाइक्लोरोफेनामाइड, ये भी ऑप्शन गया। बचा कौन सा, तो इसको टिक कर दो ना भाई, इट इज एस्टाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड। अभी देखो झोला एसिटाजोल, मतलब क्या है इसमें, जोल फॉर थायाडाइजोल, है ना, झोला फॉर थायाडाइजोल, है ना, एसिटा है ना, इसमें थायाडाइजोल, तो करेक्ट आंसर क्या है, एस्टाजोलामाइड। तो स्ट्रक्चर के नाम में बहुत कुछ रखा होता है, बस आपको देखने का नजरिया होना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
15 which of the following is a phase second metabolic reaction. देखो पूछा है which of the following is a phase second metabolism reaction. क्या पूछा है? which of the following is a phase second metabolism reaction. तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है भाई, मतलब कम से कम 6-7 टाइम्स ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। मेटाबॉलिज्म के ऊपर सिंपल क्वेश्चन आते हैं, है ना, मतलब फेज 1 मेटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या है, फेज 2 क्या है, मोस्ट कॉमन फेज 1, मोस्ट कॉमन फेज 2, ये क्या है, इजीली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म में क्या है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म इज कैरिड आउट इन मोस्टली ना 2 पेजेस, बट देयर आर 3 पेजेस। तो वो तीसरा पेज क्या है वो मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बोल के रखा है बच्चों को, है ना, तो आपको वो अभी नहीं बोलूंगा मैं, राइट। तो मोस्टली देयर आर 2 फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। फेज 1 इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, एंड फेज 2 में क्या होता है, फेज 2 इज हैविंग नथिंग बट द ग्लूकोयूरनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, एस्टाइलेशन, मिथाइलेशन, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट कॉन्जुगेशन। मतलब फेज 1 रिएक्शन एंड फेज 2 रिएक्शन। फेज 2 रिएक्शन को अपन बोलते हैं सिंथेटिक रिएक्शन, फेज 1 को बोलते हैं अपन, है ना, फेज 1 को बोलते हैं अपन, है ना, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन। फेज 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ये 3 आता है। फेज सेकंड में एस्टाइलेशन, मिथाइलेशन, ग्लूकोयूरनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, है ना, सल्फेट कॉन्जुगेशन, अमीनो एसिड कॉन्जुगेशन, ये आता है, ठीक है। तो उसके अगेन, है ना, उसके ऊपर और भी क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका। सो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, दे आर द फेज 1। फेज सेकंड कौन सा है? एस्टाइलेशन। एस्टाइलेशन के बारे में और एक चीज आपको मालूम होना चाहिए, एस्टाइलेशन रिएक्शन is a phase second, no doubt, but the reaction is catalyzed or carried out by acylase enzyme. Acylase. So that enzyme acylase has a multiple genes. So the genes which are responsible for the production of acylase enzyme, so they have variations. Genetic variation is there. That is known as a genetic polymorphism. Gene which control the production of acylase enzyme is a polymorphic, so there is a difference, you know, every individual has a different capacity to acetylate the drug, so depending on then slow acetylator or rapid acetylators. So that's why याद भी रखना है कि acetylation reaction is related with genetic polymorphism. more क्वेश्चन स्कोर हो जाए तो, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर भी है आपका ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इटोपोसाइड एंड टेनोपोसाइड, कौन सा साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड में, इटोपोसाइड एंड टेनोपोसाइड। इटोपोसाइड एंड टेनोपोसाइड आर द सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ, कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं सिंपल, मतलब क्वेश्चन का आंसर ही ऑप्शन में है ना, लेकिन आपको समझ में नहीं आता क्योंकि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा नहीं, है ना। देखो इटोपोसाइड, टेनिपोसाइड आर द सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ, है ना। पहला तो ऑप्शन में है विनक्रिस्टिन, ऑप्शन बी में दिया है पोडोफाइलोटॉक्सिन, ऑप्शन सी में दिया है टैक्सोल, ऑप्शन डी में दिया है डिगोक्सिन। अबे ये इटोपोसाइड, टेनिपोसाइड क्या है ना, ये एंटी कैंसर ड्रग्स, दीज आर द ड्रग्स यूज्ड इन द कैंसर। तो डिगोक्सिन का कोई संबंध है क्या, तो ये ऑप्शन तो गया, इसका कोई संबंध नहीं है ना। डिगोक्सिन इज अ कार्डियोटोनिक ड्रग, so there is no relation of digoxin with this। तो रहे बचे 3 ऑप्शन। विनक्रिस्टिन क्या है, विनक्रिस्टिन इज अ नेचुरल अल्कोलाइड, इंडोल डेरिवेटिव है, ऑब्टेन फ्रॉम द कैथरांथिस रोजियस, है ना, विंका। तो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये दोनों ही ड्रग है, इसके बाद में कुछ नहीं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विंडोलिन, 3-4 ड्रग नाम का है, तो ये भी ऑप्शन गया, इसके कुछ डेरिवेटिव नहीं है। बचा क्या, टैक्सोल एंड पोडोफाइलोटॉक्सिन, बचा क्या, पोडोफाइलोटॉक्सिन एंड टैक्सोल। तो देखो टैक्सोल ये ड्रग है, टैक्सोल इज अ ड्रग, इसका भी कोई सिंथेटिक डेरिवेटिव नहीं, इट इज अ ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन बट टैक्सोल है। और पोडोफाइलोटॉक्सिन अभी, है ना, पोडोफाइलोटॉक्सिन, इटोपोसाइड, टेनिपोसाइड, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन। पोडोफाइलोटॉक्सिन के सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव। पोडोफाइलम प्लांट जो है, प्लांट पोडोफाइलम फ्रॉम विच पोडोफाइलोटॉक्सिन वाज ऑब्टेन, व्हिच हैज एंटी कैंसर एक्टिविटी
and their synthetic derivatives or synthetic derivative means semi synthetic derivative of pyridoxine is nothing but the etoposide and teniposide. अभी देखो इसके इसमें मैकेनिज्म भी समझ में आता है आपको. देखो कुछ ड्रग्स है देखो सिमिलर नाम के, जैसे इटोपोसाइड, टेनो है ना, टेनिपोसाइड, और कुछ है जैसे टोपोटिकान, इरेनोटिकान है ना, टोपोटिकैन है ना, इरेनोटिकैन, कुछ ऐसे ड्रग्स है ना. तो इटोपोसाइड, टेनिपोसाइड एंड टोपोटिकैन, इरेनोटिकैन. तो इनका मैकेनिज्म क्या होता है? तो इटोपोसाइड में आपको क्या कुछ उसको कुछ बोल रहा है वो, इटोपोसाइड, टेनिपोसाइड, टोपोटिकैन, इरेनोटिकैन कुछ बोल रहा है. तो एक एंजाइम का नाम ले रहा है वो, है ना. कौन सा एंजाइम ले रहा है नाम, है ना, टोपोआइसोमरेज. भाई टोपी देखो, टोपोआइसोमरेज, तो ये नाम ले रहा है टोपोआइसोमरेज का. तो उसमें नाम में है ना टोपो, लेकिन टोपोआइसोमरेज दो है ना भाई, टोपोआइसोमरेज 1 2 है ना. टोपोआइसोमरेज 1 एंड 2 है. टोपोआइसोमरेज के साथ में ये क्या कार्यक्रम करता है अपना, मतलब इटोपोसाइड इनहिबिट द टोपोआइसोमरेज, टोपोटिकैन आल्सो इनहिबिट द टोपोआइसोमरेज. पर डिफरेंस क्या है, कौन सा 1 2, उसका भी क्लू आपको नाम में है. देखो इटोपोसाइड, टेनोपोसाइड, साइड कितने होते हैं भाई? जब आप रोड पे जा रहे हो तो कितने साइड होते हैं? 2 साइड होते हैं ना, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. रोड पे जब आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो कौन से साइड होते हैं? एक साइड होता है लेफ्ट साइड, तो होता है राइट साइड. तो इटोपोसाइड एंड टेनिपोसाइड इनहिबिट द टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम एंड टोपोटिकैन एंड इरेनोटिकैन इनहिबिट द टोपोआइसोमरेज 1 एंजाइम. तो उसके नाम में ही सब कुछ है ना. आप बोलते हो नाम में क्या रखा है, नाम में सब कुछ रखा है, बस आपको देखने की नजर होनी चाहिए, है ना. वो बोलते हैं ना कि कीचड़ में भी स्वर्ग नजर आता है, बस आपकी नजर सुअर की होनी चाहिए. तो देखो इटोपोसाइड, टेनिपोसाइड, दे आर द सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन. ठीक है, राइट. नाउ नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द लैम्बडा मैक्स ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल. देखो पूछा है कैलकुलेट द लैम्बडा मैक्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. लैम्बडा मैक्स मतलब क्या है? एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनालिसिस एंड पर्टिकुलरली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, तो देखो कैलकुलेट द लैम्बडा मैक्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड. देखो कंपाउंड दिया है आपको यहाँ पे, ऑप्शन में देखो क्या दिया है, 283 नैनोमीटर, ऑप्शन बी दिया है 234 नैनोमीटर, ऑप्शन सी में दिया है 244 नैनोमीटर, ऑप्शन डी में दिया है 273 नैनोमीटर. ठीक है, तो देखो है ना. सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द वुडवर्ड-फिशर रूल. वुडवर्ड-फिशर रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ absorption maxima. So Woodward-Fisher, they have given the certain rules to predict the absorption maxima of conjugated compounds. Conjugated मतलब जिसमें डबल बॉन्ड्स है, इसमें भी डबल बॉन्ड्स है ना. तो आपको यहाँ पे क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय होमो एनुलर डाइन, व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरो एनुलर डाइन, है ना. तो दिस इज अ होमो एनुलर डाइन. ये क्या है? होमो एनुलर डाइन. अगर इसके बारे में आपको मालूम है तो यू कैन गो in the playlist of my YouTube channel and go in the analysis part and find out the UV chapter. You will came to know. So homoannular-dyne, तो homoannular-dyne का बेस वैल्यू कितना होता है? 253. इसका बेस वैल्यू है 253. ठीक है, उसके बाद में यहाँ से एक स्ट्रक्चर कटेगा, यहाँ से एक स्ट्रक्चर कटेगा, वैसे यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा. मीन्स these 4 are known as alkyl residue, है ना. बेस वैल्यू कितना है? 253. 253 प्लस ये अल्काइल रेसिड्यू कितना है? 4. मतलब एवरी अल्काइल रेसिड्यू हैज अ 4, है ना, हैज अ 5, है ना. तो 4 है, 4 अल्काइल रेसिड्यू है, तो उनका 5 नैनोमीटर का आपको ऐड करना पड़ता है. तो 5 इंटू 4 20, तो 20 ऐड करना है. 253 प्लस 20 273 आ गया. प्लस नाउ दिस बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक टू दिस रिंग, दिस बॉन्ड इज आल्सो एक्सोसाइक्लिक टू दिस रिंग. एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड्स के भी आपको 5 इंक्रीमेंट ऐड करना पड़ता है. तो 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है मतलब 10, है ना. 273 प्लस 10 कितना आ गया? 283.
दैट इज द करेक्ट आंसर 283. तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे यूज्ड टू आस्क फ्रीक्वेंटली इन जीपैट एग्जाम. तो जीपैट एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे ना आ चुके हैं. 283. तो क्या है आंसर यहाँ पे? इटोपोसाइट टेनोपोसाइट दे आर द डेरिवेटिव ऑफ पोडोपाइलिडॉक्सिन एंड लैम्डा मैक्स का आंसर आएगा 283 नैनोमीटर. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 253 है ना, यहाँ पे बेस वैल्यू रहेगा 4 अल्काइल रेसिड्यू है ना कि 20 प्लस 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो उसका रहेगा है ना 10 प्लस 30 40 हो गया. 283 कैसे है ना, तो 283 कैसे आ गया अपना 253 है ना प्लस 30 283 है ना, दैट इज द आंसर. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 5-fluorouracil is an anti-metabolite used in the cancer treatment is activated to. ठीक है, तो देखो पूछा है 5-fluorouracil. क्या है 5-fluorouracil? 5-fluorouracil is a drug used in the treatment of cancer. It is an anti-metabolite. जैसे आपका है ना मिथोट्रिक्सेट होता है, 6 मार्कअप टू प्यूरिन होता है, they are the anti-metabolite. 6 markup to purine, methotrexate. So likewise that 5-fluorouracil is also anti-metabolite used in the treatment of cancer, but it is a prodrug. ये क्या है? प्रोड्रग है. It is activated in the body, है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है बॉडी में and converted into one metabolite, and that metabolite inhibit the thymidine kinase enzyme and inhibit the replication of DNA. ठीक है, तो it is converted into, देखो ऑप्शन ए में दिया है 5-fluoro-2-deoxy यूरिडिनिक एसिड, और इसको ही बोलते हैं अपन 5-fluoro-2-deoxy यूरिडीन मोनोफॉस्फेट. सेकंड ऑप्शन दिया है 3-fluoro-2-यूरिडाइलिक एसिड. थर्ड ऑप्शन में दिया है 5-fluoro-2-ऑक्सीयूरिडिलिक एसिड, एंड लास्ट दिया है 3-fluoro-2-deoxyयूरिडिलिक एसिड. तो देखो यहाँ पे 5-fluoro आएगा ना, क्योंकि 5-fluoro है ना, 5-fluoro आएगा, 3 का कोई संबंध ही नहीं. 2 ऑप्शन तो वैसे ही गए है ना, 3-fluoro दोनों ऑप्शन गए. 5-fluoro तो है ना, इट इज अ थाइमिडीन, इट इज थाइमिडीन एनालॉग. तो 2-fluoro-2-deoxy यूरिडिलिक एसिड और 2-fluoro-2-deoxyuridine monophosphate, that is the active metabolite that inhibit the thymidine kinase enzyme and inhibit the replication of DNA and inhibit the cell division. ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5-fluorouracil का आंसर है ऑप्शन ए. चलो क्वेश्चन नंबर 19 देख लो फटाफट. द कंपोजिशन ऑफ लिंडार कैटलिस्ट. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको बार बार आ सकता है. ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी 2-3 बार आ चुका है अलग अलग वे में. व्हाट इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ 5-fluorouracil, तो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. तो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ 5-fluorouracil, ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है. तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, द कंपोजिशन ऑफ लिंडार कैटलिस्ट. तो लिंडार कैटलिस्ट क्या होता है पहले ये जान लो, है ना. तो ऑप्शन ए दिया है पैलाडियम विद सोडियम कार्बोनेट. ऑप्शन बी दिया है ना, है ना, ये हाँ है ना NH2NH2CO NH2NH2KOH. देन अमालगेटेड जिंक एंड हाइड्रोक्लोराइड. ऑप्शन डी दिया है पैलेडियम विद द कैल्शियम कार्बोनेट. तो लिंडार कैटलिस्ट क्या है भाई? तो लिंडार कैटलिस्ट द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का रोल होता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना. तो लिंडार कैटलिस्ट क्या है? इट इज अ कैटलिस्ट व्हिच इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड अल्काइलिन्स. तो अल्कीन अल्कालिन का हाइड्रोजनेशन करने के लिए ये लिंडार कैटलिस्ट यूज करते हैं. अल्कीन एंड अल्काइलिन्स के हाइड्रोजनेशन के लिए तो दिस लिंडार कैटलिस्ट यूज करते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट द पैलेडियम विद द कैल्शियम कार्बोनेट. दैट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन डी. चलो क्वेश्चन नंबर 20 देख लो. तो आयुपैक नेम ऑफ टार्टारिक एसिड. आयुपैक नेम ऑफ कौन सा एसिड? टार्टारिक एसिड. आयुपैक नेम ऑफ टार्टारिक एसिड. ऑप्शन ए में दिया है 2,3-डाइऑक्सी 4-ब्यूटानोइक एसिड. ऑप्शन बी में दिया है 2,3-डाइऑक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइआयोनिक एसिड. ऑप्शन सी में दिया है 2,2-डाइहाइड्रोक्सी 4-ब्यूटानोइक एसिड.
ऑप्शन डी में दिया है 1,3 डाइहाइड्रोक्सीब्यूटेन 1,4 डाई है ना डायनोइक एसिड। देखो टार्टरिक एसिड क्या है, सबसे पहले इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको। तो व्हाट इज टार्टरिक एसिड? तो रिमेंबर COOH, देन CHOH, CHOH एंड COOH, इसे 4 कार्बन एटम वाला ये एसिड है, टार्टरिक एसिड है ना। टार्टरिक एसिड 4 कार्बन वाला होता है, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन वाला होता है। COOH, CHOH, अगेन CHOH एंड COOH अगेन। तो देखो ना यहाँ पे क्या है फिर ना, तो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी है, तो सबका पे 2,3 डाइहाइड्रोक्सी, 3 ऑप्शन में 2,3 डाइहाइड्रोक्सी है ना, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी, ठीक है। ये देखो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ब्यूटेन है यहाँ पे 2,3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 2,3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डायनोइक एसिड। इट इज द IUPAC नेम ऑफ योर टार्टरिक एसिड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, आप ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आंसर की भी दिया है मैंने, यू कैन चेक, तो ऑलरेडी आंसर मैंने करेक्ट ही दिया है ना। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस है ना। बेस्ड अपॉन द रिवोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, ऑल ऑफ द फॉलोइंग शोज टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी एक्सेप्ट। देखो पूछा है बेस्ड अपॉन द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड, है ना, ये किसका है, रिवोलॉजी का क्वेश्चन है। फिजिकल फार्मेसी में से रिवोलॉजी चैप्टर है आपका, उसमें का ये क्वेश्चन है। बेस्ड अपॉन द रिवोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ ए फ्लूइड, ऑल ऑफ द फॉलोइंग शोज टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी एक्सेप्ट है। मैं बहुत सारे टाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं वर्कशॉप के लिए जाता हो, तो आई यूज टू insist them to read question properly, try to identify the word like not, except, or, absent, even, because these kind of word change your answer है ना। एक सिंगल वर्ड है except at the end of statement can change your answer, so read question carefully. Based upon the rheological behavior of the fluid, all of the following shows time dependent property है ना। मतलब all of the following मतलब कौन से ये ऑप्शंस, जैसे प्लास्टिक, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, प्लास्टिक, एंटी थ्योसोटोप, चार ऑप्शन में से ऑल ऑफ द फॉलोइंग शोज टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, मतलब 3 जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं और एक जो है वो टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो टाइम डिपेंडेंट है? तो ऑप्शन ए में दिया है प्लास्टिक, ऑप्शन बी में दिया है नॉन न्यूटोनियन, ऑप्शन सी में दिया है स्यूडोप्लास्टिक। ये तीनों चारों भी नॉन न्यूटोनियन है। प्लास्टिक मतलब क्या है, तो इनिशियली इफ यू अप्लाई स्ट्रेस टू दैट मटेरियल, so it will resist, okay, and there is no flow until yield value is exceeded, मतलब इनिशियली मटेरियल विल behave like इलास्टिक है ना। तो जब yield वैल्यू के बाहर जाके आपने फोर्स अप्लाई किया तब फ्लो होगा, बट होगा फ्लो है ना। देन स्यूडोप्लास्टिक मतलब क्या है कि when you apply stress to these compounds or these material, so what will happen, the viscosity of these compound will be decreased, so that's why they are in a shear thinning system। और नॉन न्यूटोनियन का ये टाइप है, ये स्यूडोप्लास्टिक प्लास्टिक। और एंटी थिक्सोट्रोपी मतलब क्या है, एंटी थिक्सोट्रोपी मतलब क्या है, नेगेटिव थिक्सोट्रोपी और एंटी थिक्सोट्रोपी, आल्सो नोन एज रिवोपेक्सी। ये क्या है, इट इज अ टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर है ना, इट इज नोन एज टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर। तो जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, केचप है आपका, केचप गाढ़ा है, बॉटल से निकल नहीं रहा, लेकिन आप उसको बहुत टाइम तक चेक करेंगे तो उसका विस्कोसिटी कम हो जाएगा और वो इजीली पोर होता है। सो एंटी थिक्सोट्रोपी और रिवोपेक्सी नोन एज अ टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर, दैट इज द आंसर। Now next, which is a active form of ganciclovir? देखो क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है which is a active form of ganciclovir, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी 2-3 बार आ चुका है। इसके ऊपर तो एवरी जीपैट एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं ऑन दिस चैप्टर है ना। नाइपर एग्जाम में 2 या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं।
minimum 2 questions are 100% there on a rheology chapter in the GPAT exam. Important है. Which is the active form of ganciclovir? तो ये क्वेश्चन कहाँ से? एंटीवायरल ड्रग्स. कौन सा? एंटीवायरल ड्रग्स. क्वेश्चन इज फ्रॉम एंटीवायरल ड्रग्स, है ना. एसाइक्लोविर, गैनसाइक्लोविर, वैलगैनसाइक्लोविर. तो ऑल दीज आर द, है ना, analogs, nucleotide analogs, right? So all they are converted into their option A दिया है biphosphate, option B दिया है triphosphate, C tetraphosphate and वायु ऑप्शन डी दिया है फॉस्फेट. तो आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना तो आपको समझ में आएगा कि these nucleoside bases are converted into their respective triphosphate derivative. So ganciclovir is a product converted into its triphosphate derivative and then inhibit the replication of the virus. तो ट्राइफॉस्फेट derivative. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23 देख लो. हिस्टामाइन रिसेप्टर प्रोटीन इन ए ह्यूमन इज मेड ऑफ. मतलब ये क्वेश्चन क्यों पूछा है आई डोंट नो उन्होंने. मतलब इतना डीप में क्यों लगा है भाई? वी आर नॉट ए मॉलिकुलर बायोलॉजी साइंटिस्ट. क्यों चाहिए? डजंट मैटर, बट उन्होंने पूछा है. हिस्टामाइन रिसेप्टर प्रोटीन इन ह्यूमन इज मेड फ्रॉम. मतलब उनके कहने का मतलब है हिस्टामाइन रिसेप्टर जो है H1 रिसेप्टर, उसमें कितने अमीनो एसिड्स हैं? H1 रिसेप्टर प्रोटीन इज इन ह्यूमन इज मेड फ्रॉम, है ना. ऑप्शन ए दिया है 487 अमीनो एसिड, ऑप्शन बी दिया है 359, ऑप्शन सी 390, ऑप्शन 445, है ना. तो H1 रिसेप्टर का हिस्टामाइन 1 रिसेप्टर, हिस्टामाइन 2 भी आता है, हिस्टामाइन 3 भी आता है, बट हिस्टामाइन 1 पूछा है और ये बुक में है ही नहीं. कौन से भी बुक में इसका आंसर दिया है नहीं. तो ये सिर्फ गूगल में मिलेगा आपको और ये रिसेंट डेवलपमेंट है. तो हिस्टामाइन 1 रिसेप्टर ने जो स्टडी किया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो उन्होंने पाया है कि हिस्टामाइन रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ 487 अमीनो एसिड्स. ये एक थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था उन्होंने. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोलॉजिकल नेम ऑफ इंडियन बेडेलियम इज. बायोलॉजिकल नेम ऑफ इंडियन बेडेलियम इज. ये क्वेश्चन है आपका फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन. तो बायोलॉजिकल नेम ऑफ इंडियन बेडेलियम मतलब नॉर्मली क्या है कि क्वेश्चंस क्या पूछेंगे आपको, वही तो सिलेबस है, वही तो क्वेश्चन पूछेंगे. और पहले फार्मेसी गेट था, अभी जीपैट 10-12 साल से, तो इतने सारे क्वेश्चन है आपके पास में. तो अलग क्या है, वही क्वेश्चन पूछेंगे. बस क्या पूछेंगे कि अलग फॉर्म में पूछेंगे, अलग तरीके से पूछेंगे. मतलब यही क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं. जैसे द सिनोनिम ऑफ, है ना, गूगल इज, है ना, सिनोनिम ऑफ गूगल इज. गूगल लिपिड जो होता है, गूगल लिपिड, तो उसका एक क्वेश्चन है. सो गूगल लिपिड इज नोन एज इंडियन बेडेलियम. एंड व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ गूगल लिपिड? दैट, है ना, दैट इज नथिंग बट द कोम्फोरा वाइगत्ती. ये क्वेश्चन पूछा है. द बायोलॉजिकल, है ना, बायोलॉजिकल नेम ऑफ इंडियन बेडेलियम. ऑप्शन ए दिया है कोम्फोरा बेरेई, ऑप्शन बी में दिया है कोम्फोरा वाइगत्ती, ऑप्शन सी में दिया है कोम्फोरा मोलमोल, ऑप्शन डी में दिया है कोम्फोरा मुकुल. सो ऑब्वियसली, सो इंडियन बेडेलियम मतलब दैट इज नथिंग बट द गूगल लिपिड. So it is a biological source is nothing but it consists of a gum obtained from Commiphora vaigati family Leguminaceae, है ना. That is known as Indian bedellium. So it has a lipid lowering property. Lipid lowering property होता है इसका. ये lipid body में का कम करता है, lipid lowering. तो गूगल लिपिड, इसमें होता है गूगलोस्टेरॉन, है ना, Z गूगलोस्टेरॉन, that is having lipid lowering property. तो ये क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी, है ना. देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है. अन इलिक्सिर कंटेन 47% अल्कोहल, व्हाट इज द प्रूफ स्पिरिट अकॉर्डिंग टू द यूएसपी, है ना. बहुत सारे लोग, मतलब सारे लोग क्या, मैं भी खुद इतना कंफ्यूज हो गया था इस क्वेश्चन में, मुझे भी आंसर नहीं आ रहा. बाद में पता चला ये क्वेश्चन में आंसर ही रॉन्ग दिया है या फिर ऑप्शन ही रॉन्ग दिया है. जैसे, सो इफ यू सी द हाउ टू कैलकुलेट द प्रूफ स्पिरिट, तो देर आर 2 स्टैंडर्ड्स. एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड एंड ब्रिटिश स्टैंडर्ड. IPBP स्टैंडर्ड आर सेम, एंड दूसरा होता है USP स्टैंडर्ड. तो अकॉर्डिंग टू IP and BP, द प्रूफ स्पिरिट इज नथिंग बट द हैविंग 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल. मतलब 57% इथेनॉल है, 57.1%, तो वो 100 प्रूफ होता है एज पर द IP and BP.
but as per the USP 50% ethanol is a 100% proof ना. तो एज पर IIP कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है, एंड BP एज पर IIP BP कैलकुलेशन करना पड़ता है, बट एज पर USP आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है. एज पर द USP देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द ट्रूप स्पिरिट. क्यों? यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. (47 into 2 that will come at a 94 2 है ना. 47 into 2 अगर आपने किया तो 94 आता है, 94. तो 94% आता है स्पिरिट. तो इफ एलिक्सिर कंटेंट 47% वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब 47% इथेनॉल है उसमें, तो उसका कितना प्रूफ हो गया? तो नॉर्मली इसका आंसर आना चाहिए 94. इसका आंसर आना चाहिए 94. 47 into 2 94, राइट. बट 94 तो यहाँ पे दिया है नहीं, और नियर अबाउट क्या है 91 है ना. यू कैन से 91 इज आंसर, बट आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन द 82%. दे हैव गिवन द 82%. उसके बारे में मुझे भी मालूम नहीं है ना. सो आई एम ऑल्सो स्टिल फाइंडिंग, बट 91 आना चाहिए आंसर. 91 आंसर आना चाहिए, बिकॉज 94 के नियर अबाउट क्या है 91. दैट्स वाई. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट. तो विच रिंग है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है. विच रिंग ऑफ वारफेरिन इज इसेंशियल फॉर इट्स थेरापेटिक एक्टिविटी. देखो पूछा है विच रिंग ऑफ वारफेरिन इज रिस्पॉन्सिबल और इसेंशियल फॉर द थेरापेटिक एक्टिविटी. तो सबसे पहले आपको ये वारफेरिन क्या है ये मालूम होना चाहिए. सो व्हाट इज वारफेरिन? वारफेरिन इज अ एंटी कोएगुलेंट ड्रग. This is an anticoagulant drug है ना. इफ यू नो द क्लास, इसका अगर क्लासेस भी पता है आपको, इफ यू नो द क्लासिफिकेशन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट इज वारफेरिन? वारफेरिन इज एंटीकोगुलेंट ड्रग, बिलोंग्स टू विच क्लास? वारफेरिन बिलोंग्स टू coumarin class. Warfarin belongs to coumarin. It is a coumarin anticoagulant. Warfarin, dicoumarol है ना, ये सब क्या है coumarin एंटीकोगुलेंट है. तो उसके ही ऊपर आपको आंसर आ जाएगा यहाँ पे. तो व्हाट इज द विच रिंग ऑफ वारफेरिन इज एसेंशियल फॉर थेरापेटिक एक्टिविटी. ऑप्शन ए में दिया है इलेक्ट्रॉन रिंग, ऑप्शन बी में दिया है pyrimidine रिंग, ऑप्शन सी में दिया है coumarin, ऑप्शन डी में दिया है प्यूरिन. तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो coumarin ही रहेगा. coumarin रिंग. और इससे क्या है कि वारफेरिन फर्स्ट टाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम वन ग्रास नोन एज अ स्वीट क्लोवर ग्रास. स्वीट क्लोवर ग्रास. एक अमेरिका में क्या हुआ था, अमेरिका में एक कांड हुआ था. कौन सा कांड? ये. तो अमेरिका में जो गाय भैंसे हैं वो चरने गए, उन्होंने एक ग्रास खाया. कौन सा ग्रास? स्वीट क्लोवर ग्रास. स्वीट क्लोवर ग्रास खाया, और उसमें कि बहुत सारे गाय क्या हुए, बहुत सारे जानवर जो है वो मारे गए. Because of the eating of this sweet clover grass, there was a death of cows. डेथ ऑफ काउज. देखो काउ यहाँ पे लिया ना, काउ COU. काउ मतलब क्या? गाय. मारिन मतलब क्या? मर गए. coumarin इज एंटीकोगुलेंट है ना. तो इज प्रेजेंट इन द स्वीट क्लोवर ग्रास because of the eating of sweet clover grass by the cows. So there was a no clotting, means there was a bleeding, so cow will die, and from that only coumarin name came. So the answer is मतलब coumarin. चलो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये 30 क्वेश्चन लेना है मुझे. 7 PM में और एक लेक्चर लेना. तो राइट, तो आंसर इज नथिंग मतलब coumarin. Which of the following is called as a cell mediated hypersensitivity. अभी ये जो क्वेश्चन है कम से कम 8-9 बार पूछा है. कम से कम 8-9 बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है. एटलीस्ट 8 to 9 टाइम्स. एटलीस्ट 8 to 9 टाइम्स ये जो क्वेश्चन है हाइपर सेंसिटिविटी, इसके ऊपर एटलीस्ट 8 to 9 टाइम्स क्वेश्चन पूछा है. नहीं, मतलब वही क्वेश्चन है, बस अलग अलग तरीके से. तो देयर आर 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन
कितने होते हैं? 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं। देयर आर 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। कौन से होते हैं? वही ना, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। बट ये तो हो गया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। बट उसके आगे क्या? तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज नोन एज एनाफाइलैक्सिस। टाइप 1 is known as anaphylaxis or also known as immediate hypersensitivity. टाइप 1 क्या है? एनाफाइलैक्सिस और इमीडिएट। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 इज नथिंग बट द साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, साइटोटॉक्सिक। टाइप 3 क्या है ना? टाइप 3 इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड रिएक्शन और आर्थरस टाइप ऑफ रिएक्शन। एंड टाइप 4 क्या है? डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 4 क्या है? डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। पूछा क्या है? वही पूछा, which of the following is called as a cell mediated or delayed hypersensitivity reaction? तो टाइप 4 इज नोन एज a cell mediated hypersensitivity reaction। उसके बारे में डिटेल में मेरे बुक में दिया है मैंने, तो आई हैव गिवन द प्रॉपरली द टेबल। तो विच इम्यूनोग्लोबिन इज इन्वॉल्व? देखो इसमें टाइप 1 में इम्यूनोग्लोबिन ई आता है। इन द टाइप 1 इम्यूनोग्लोबिन ई इज इन्वॉल्व, एंड उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है। तो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज नथिंग बट द डी, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, मर्मर्स आर जनरली हर्ड इन द डिसऑर्डर अफेक्टिंग द फॉलोइंग, है ना। मर्मर्स आर जनरली हर्ड इन द डिसऑर्डर अफेक्टिंग द फॉलोइंग, ये भी मैंने मेरे बुक में भी दिया है। व्हेन आई वाज टेकिंग द लेक्चर उस टाइम पे मैंने बोला था लास्ट टाइम। मर्मर क्या है? सो इट इज अ मर्मर इज अ डिसऑर्डर ऑफ, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ हार्ट वॉल्स। मर्मर आर जनरली हार्ड, है ना। मर्मर जब ये साउंड है, इट इज अ साउंड, सुनाई देगा आपको। तो मर्मर इज अ साउंड बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट इन द और इम्प्रॉपर क्लोजर ऑफ वॉल्स। तो ऑप्शन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो मर्मर्स आर जनरली हार्ड इन अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग द, ऑप्शन ए दिया है एसे नोड। एसे नोड का डिसऑर्डर क्या, इसका क्या समझ है? इसमें कोई नॉइज थोड़ी आएगा। एसे नोड का कोई डिसऑर्डर है तो उसमें अरिथमिया होगा, है ना, अरिथमिया होगा। अगर एसे नोड ज़्यादा एक्टिव हो गया तो अरिथमिया, कम एक्टिव हो गया फिर भी अरिथमिया। एवी नोड का भी वैसे इशू, पल्मोनरी वेन का कोई संबंध नहीं, लेकिन हार्ट वॉल improper closure or defect in the heart wall, the sound is, and sound can be heard known as a murmur. Now question number 4 देखो, very important question, ये 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन ऑलरेडी, 3 बार 3-4 बार आ चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड फैक्ट्री प्रीमाइसेस वेयर ओपियम अल्कोलाइड्स आर प्रोसेस्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड फैक्ट्री प्रीमाइसेस, Central government approved factory premises where opium alkaloids are processed is situated at, ऑप्शन ए में दिया है न्यू दिल्ली गाजियाबाद, ऑप्शन बी में दिया है गाजीपुर कोटा, ऑप्शन सी में दिया है ग्वालियर कोटा, ऑप्शन डी में दिया है नीमुच, है ना, नीमुच गाजीपुर। तो यहाँ पे है ना, जो सेंट्रल लेबोरेटरी है सीडीएल, सीडीएल सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी सीडीएल, very important है सीडीएल। तो you should know there is a BCG vaccine testing lab, there is a, है ना, there is a venereal laboratory, there is a condom testing is a, सब मालूम होना चाहिए। जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है आपका। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ ओपियम अल्कोलाइड्स इज सिचुएटेड एट अ, रिमेंबर दिस इज द करेक्ट आंसर, नीमुच गाजीपुर। ओपियम फैक्ट्री इज लोकेटेड एट, है ना, दैट इज गाजीपुर नीमुच। ये क्वेश्चन है और ऑलरेडी पूछा है 2-3 बार। तो आई हैव गिवन ऑल द लिस्ट ऑफ सीडीएल्स एंड ऑल दैट माय बुक, ओके। तो वो बुक भी पढ़ लो आप, आपका बहुत सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, विच हार्मोन स्टिमुलेट द रेड ब्लड प्रोडक्शन। तो ये भी है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ऑलरेडी ये। तो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, विच हार्मोन स्टिमुलेट द रेड ब्लड प्रोडक्शन। मैं जब पढ़ा था वो उसमें ये सब पढ़ाया है।
तो विच हार्मोन स्टिमुलेट द रेड ब्लड प्रोडक्शन, ऑप्शन ए में दिया वैसोप्रेसिन, ऑप्शन बी में दिया प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी में दिया इरिथ्रोसिन, ऑप्शन डी में दिया इरिथ्रोपायोटिन। वैसोप्रेसिन का क्या संबंध है ब्लड में? प्रोलैक्टिन तो ये मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इरिथ्रोसिन ये इसका भी कोई ये हार्मोन है ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, इरिथ्रोपायोटिन। तो दिस इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो ऑलरेडी ये ना, तो देखो क्वेश्चन ए में का आंसर था ऑप्शन सी, क्वेश्चन 2 का आंसर था ऑप्शन डी, क्वेश्चन 3 का आंसर था ऑप्शन डी, क्वेश्चन 4 का आंसर है ऑप्शन डी, क्वेश्चन 5 का आंसर भी है ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ लैक्टिक एसिड? ये क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट 3 एग्जाम्स में आ चुका है, 3 टाइम्स। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कंसेक्यूटिवली 3 टाइम्स। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा है, यू कैन गो एंड रीड द प्रीवियस ईयर्स पेपर। 3-4 बार एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है ना? लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है CH एंड COOH, CHOH एंड CH3, मतलब CH3 CHOH COOH, ये हो गया आपका लैक्टिक एसिड, है ना। इसको स्ट्रक्चर निकालो एंड चेक करो, हाउ मेनी नंबर ऑफ asymmetric carbons are there. So in the lactic acid, if you draw a structure, है ना, CH3 CHOH COOH. So if you draw that structure, you will find there is only one asymmetric carbon. There is only one chiral carbon. And अगर एक chiral carbon है तो how many number of isomers? उसके लिए formula है to calculate the number of isomers from asymmetric carbon. तो है ना 2 raised to n. फॉर्मूला इज 2 raised to n। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, तो फॉर्मूला इज 2 raised to n। क्या फॉर्मूला है? 2 raised to, मतलब 2 raised to n। n क्या है? नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। तो जितने एसिमेट्रिक कार्बन है उतने यहाँ पे डालो। यहाँ पे कितना है? ये 1 है। 2 raised to 1 मतलब 2, है ना। अगर देर आर 2 asymmetric carbon, तो देर आर 4 isomer, 3 asymmetric carbon, देर आर 6 isomer, like that. So if there are 3 asymmetric carbon, there are 8 isomers. So in this case, there are 2 isomers. Correct answer is 2. और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 3 बार पूछा है। हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ लैक्टिक एसिड इज पॉसिबल? 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट the appendicular skeleton in the human body. The appendicular skeleton in the, ना यहाँ पे आंसर है 2। The appendicular skeleton in adult consists of, तो skeleton are considered into 2 type, है ना। तो skeleton कौन से? skeleton is considered into 2 classes। एक होता है axial skeleton, axial skeleton and appendicular skeleton। axial skeleton मतलब क्या है? तो axial skeleton मतलब the skeleton or bones which are present in the axis of your body। axis में क्या है? हेड आता है आपका, नेक आता है आपका, शोल्डर आता है आपका थोड़े से केज आता है ना। तो उसमें है axial skeleton है 80s। एक्सियल स्केलेटन कितने हैं? 80। एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब क्या है? स्केलेटन ऑफ योर लिम्स, जो हाथ पैर है उसके स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन है 126। यहाँ पे क्या पूछा है? द एपेंडिकुलर स्केलेटन इन द अडल्ट कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए में दिया है 120, ऑप्शन बी में दिया है 206, ऑप्शन सी में दिया है 80, ऑप्शन डी में दिया है 126। दिस इज द आंसर 126। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन 126, एक्सियल स्केलेटन 18। क्लियर? राइट, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट रिक्वायर अ थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग?
देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट रिक्वायर्ड है ना, यहाँ पे देखो डज नॉट लिखा है, डज नॉट रिक्वायर्ड थेरेपेटिक मॉनिटरिंग, मतलब क्या है, टीडीएम थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। टीडीएम मतलब ट्रैक्टर ड्राइवर ऑफ महिंद्रा नहीं, टीडीएम मतलब थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग किसके लिए लगता है, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग लगता है जो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग, those drug which are narrow therapeutic index drugs, so in that case drug monitoring is required, TDM है ना, TDM मतलब थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। नहीं तो आप सोचेंगे ट्रैक्टर ड्राइवर ऑफ महिंद्रा, TDM मतलब ट्रैक्टर ड्राइवर ऑफ महिंद्रा नहीं, भले ही उसके ऊपर मूवी आ चुका है ट्रैक्टर ड्राइवर ऑफ महिंद्रा, TDM मूवी है, एक पिक्चर है, मराठी पिक्चर है वो, TDM ट्रैक्टर ड्राइवर ऑफ महिंद्रा, वो नहीं, वो टीडीएम मतलब थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ठीक है, देखो ऑप्शन ए में दिया है जेंटामाइसिन, कोंटामाइसिन, जेंटामाइसिन, ऑप्शन बी में दिया है फेनिटोइन, ऑप्शन सी में दिया है एस्टामिनोफेन, ऑप्शन डी में दिया है डिगोक्सिन। देखो डिगोक्सिन क्या है, नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, डिगोक्सिन इज अ नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, इन दिस केस टीडीएम इज रिक्वायर्ड। जेंटामाइसिन क्या है, इट इज एंटीबायोटिक, अगेन इट इज अ नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, डीएम इज रिक्वायर्ड। फेनिटोइन क्या है, अगेन इट इज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एंड इट इज अगेन नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, तो इसमें भी थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है। बचा कौन सा भाई, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी क्या है, एस्टामिनोफेन, मतलब क्या है, मतलब पैरास्टामोल, एस्टामिनोफेन मतलब क्या है, पैरास्टामोल, राइट, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो इन केस ऑफ पैरास्टामोल थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या पैरास्टामोल का क्या है, मतलब आपने ले लिया तो आप मर थोड़ी जाओगे, so therapeutic drug monitoring is not required in case of acetaminophen. So next question, question number 9, which of the following hormone is not secreted by human placenta, है ना, which of the following drug or which of the following hormone is not secreted by human placenta, ऑप्शन ए में दिया है ईस्ट्रोजन, ऑप्शन बी में दिया है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी में दिया है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ऑप्शन डी में दिया है लुटेनाइजिंग हार्मोन। तो देखो आपको ये मालूम होना चाहिए, सो व्हाट आर द हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लासेंटा, ह्यूमन प्लासेंटा इज आल्सो एंडोक्राइन इन नेचर, इट विल रिलीज फ्यू हार्मोन्स। प्लासेंटल हार्मोन कौन से है, तो याद रखना, पहला है ईस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है आपका ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, चौथा है आपका रिलैक्सिन, These are the hormones which are produced by placenta, estrogen, progesterone, human chorionic gonadotropin and relaxin, और एक भी है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है वो, राइट। दीज आर द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन प्लासेंटा। तो देखो यहाँ पे ईस्ट्रोजन तो है ऑलरेडी, प्रोजेस्टेरॉन भी है, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन भी है, बच्चा कौन सा है, तो लुटेनाइजिंग हार्मोन इज नॉट अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय प्लासेंटा, दैट इज द करेक्ट आंसर। अभी देखो HCG मतलब ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन, इसका लेवल कब बढ़ता है मालूम है आपको, HCG इज इंक्रीज्ड व्हेन लेडी इज प्रेग्नेंट, अगर प्रेग्नेंट है तो ये HCG लेवल बढ़ता है, तो इसलिए एक टेस्ट करते हो ना आप, क्या पेगा न्यूज है ना, पेगा न्यूज में क्या है, सो इट इज अ टेस्ट विच डिटेक्ट द HCG इन यूरिन में से HCG डिटेक्ट करता है, अगर पॉजिटिव आया तो मतलब प्रेग्नेंट हो। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लासेंटा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था आपका ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था आपका ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था ऑप्शन सी, नंबर 9 का आंसर था आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, which ionization technique is, है ना, which ionization technique in the mass spectroscopy
is the most suitable for the large biomolecule like a proteins. मतलब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स लाइक अ प्रोटीन, उसके लिए आयोनाइजेशन टेक्निक कौन सा है? अगर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा होगा, इसमें सबसे पहला स्टेप है आपका सैंपल प्रिपरेशन, दूसरा है आयोनाइजेशन, तीसरा है आपका मास डिटेक्शन, तीसरा है सेपरेशन एंड चौथा है मास डिटेक्शन. आयोनाइजेशन मीन्स देयर आर डिफरेंट आयोनाइजेशन टेक्निक लाइक केमिकल आयोनाइजेशन, फिजिकल आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, मल्टी इज आल्सो देयर. तो याद रखना है ये है ना, यहाँ पे सबसे केमिकल आयोनाइजेशन में मीथेन गैस यूज करते हैं. मीथेन इज यूज्ड एज अ रिएक्टेंट, और यहाँ पे आपका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक इम्पैक्ट. इलेक्ट्रॉनिक इम्पैक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट that will cause degradation of protein, that will cause production of ions. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो हुआ है. तो you can, if you want to qualify GPAT 25 in a remaining time and with the very small amount, you can order this magic bullet for GPAT Niper DI Pharmacist. So order the magic bullet for GPAT Niper DI Pharmacist, read 2-3 times before exam and qualify 100%. Qualify 100%. So this book is very, very important. You can expect at least 70-75 MCQs from this book, single book, Fundamentals of GPAT Niper DI Pharmacist. And this book is not only for GPAT. This book is 100% useful for GPAT, Niper, Drug Inspector, Pharmacist, and all exam. Along with that, you can take any one MCQ book. ये दोनों में से एक MCQ book choose करो. तो probably I would like to recommend this last one, है ना, क्योंकि इसमें सब previous year के papers हैं सब है. तो these two books you will get in a very good amount. This is 1850. उसमें भी डिस्काउंट वगैरह करके मैं दे दूंगा आपको 1500 रुपये में. And you can easily qualify and get rank in the GPAT just by spending 1500. No need to join the classes and no need to buys anybody's 5000 material. Okay? You can WhatsApp me. You can also join my online course if you are in a third year. Okay? So I used to take a live lecture daily. Recorded lectures are also there. Study material में आपको books का hard copy मिलेगा. 2 books series भी होता है. Subject wise and chapter wise lectures में देता हूँ. Only in a 5000. So thank you very much for today's session and see you in the next session. कल अपन देखेंगे नेक्स्ट 30 MCQs, सुपर 30 MCQs लेक्चर. आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड. और आपको ऐसे लेक्चर्स चाहिए अभी तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर ले सकूँ. थैंक यू.